बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और हमारी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। लेकिन जहां पर हमारी ज़िंदगियां आसान हो रही हैं वहीं पर बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये सिर्फ हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ का मसला नहीं है बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं? और अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर तो वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और मेडिकल जो साइंस है उसमें इनोवेशन हो रही है, रिसर्चेज हो रही हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अफोर्ड कर सकती हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से कहाँ खड़ा है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रिवेंशन पर भी बात होगी। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 05192122643, 05192122644। हमारे साथ प्रोग्राम में एज़ यूजुअल मौजूद हैं मेजर जनरल अजहर महमूद कियानी साहब जो कि रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करम है। जी सर। दिल के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि हार्ट अटैक जो है इसकी अलामात क्या होती हैं सर? जी आई थिंक ये अलामात हर जो है बंदे को जाननी बहुत ज़रूरी है ताकि जब वो तकलीफ़ हो तो वो अपने सिम्टम्स को वो पहचान सकें और वक्त पे जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएं या अस्पताल में पहुंच जाएं ताकि नुकसान ना हो। क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है तो जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू हो जाता है उतनी उसकी दिल की बचत होती है, दिल का नुकसान नहीं होता। वरना जितना लेट होता चला जाता है दिल का वो हिस्सा मरता चला जाता है, उसके जो मसल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और फिर उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अलामात पता होंगे तो आप फ़ौरन पहुँचें। होता यह है कुछ लोग कुछ सुस्ती की वजह से होते हैं, कुछ समझते हैं कि ये मैदे की वजह से है और कुछ इनकारी के मूड में होते हैं कि उन्हें हो ही नहीं सकता हार्ट अटैक। हाँ, वो नहीं जानते कि उन्हें हो रहा है। तो उसमें अलामात का जानना बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि नॉर्मली कुछ लोगों को जो टिपिकल होता है कि सीने के ऊपर, पूरे सीने के ऊपर या जो सामने जो हड्डी है इसके पीछे दर्द होता है या दबाव होता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों सीने के दोनों तरफ फैलता है और दोनों बाजुओं में फैलता है या सिर्फ बाएं बाजुओं में फैलता है, गर्दन पे चला जाता है, जबड़े पे चला जाता है और कई दफ़ा वो ऊपर पीछे जो ऊपर वाले जो बैक है, कमर है, वहाँ तक आ जाता है। अच्छा। और कई दफ़ा होता है कि आपको सीने में दर्द नहीं होता, सिर्फ मैदे में दर्द हो रहा होता है, साथ घबराहट हो रही होती है और पसीने आ रहे होते हैं। वो समझते हैं कि शायद मैदे की वजह से है लेकिन वो दिल की तकलीफ़ हो रही होती है और दिल का हार्ट अटैक हो रहा होता है और साथ मतली या कैब वगैरह आ जाती है। ये जब अलामात हों तो आपको फ़ौरन अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया हुआ है कि जी कि आपकी घर में इमरजेंसी किट ज़रूर होनी चाहिए जिसमें एंजेसिड ज़बान की रखने वाली जो गोली है जो दिल के अटैक की सूरत में और दर्द की सूरत में ली जाती है और दर्द का आराम आ जाता है वो होनी चाहिए। और एक डिस्प्रिन के जो है पता है गोलियों का वो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि दो ये ऐसी गोलियां हैं जो कि उस वक्त इमरजेंसी में आप ले सकते हैं और उसके नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। और जितना टाइम आपको अस्पताल पहुंचने में लगता है वो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता है। ये दवाइयाँ जो है अपना असर शुरू कर देती हैं और आपको नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो एस्पिरिन सर पानी के साथ ले लेनी है? एस्प्रिन या तो अगर पास सालुबल एस्प्रिन है जो हल होने वाली है तो वो पानी में डाल के तो वो पी लें क्योंकि उसका हल उसका असर जल्दी शुरू हो जाता है। या फिर अगर दूसरी डिस्प्रिन है तो उसे चबा के खा जाए। अच्छा। और चबा के खाने से वो जल्दी उसका असर भी शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और जो नाली में अगर कोई क्लॉट पड़ा हुआ उस क्लॉट को भी पिघला देती है। होता ये है कि देखें आपका जो टाइम जा रहा है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको 15 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, घंटा लगता है, तो बाय दैट टाइम ये गोलियां अपना असर दिखाना शुरू हो जाती हैं और कई दफ़ा जब नाली आपकी बंद होती है तो उसमें से क्लॉट को पिघला के ये नाली खोल देते हैं। या तो आपका हार्ट अटैक ठीक हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, या उसके जो असरात हैं या उसके नुकसानात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये घर में ये दो गोलियाँ ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ में तीसरी इमरजेंसी में वो पैच बताता होता हूँ। हाँ। वो पैच एक होता है जो कि निकाल के उसका प्लास्टिक का पोर्शन होता है, सीने पे बाईं तरफ लगाते हैं, उसमें भी दवाई होती है, मेडिसिन। पैच का क्या नाम है वो भी थोड़ा उसका डेफिनेट पैच है या नाइट्रोडम पैच है। और मैं ये कुछ टैबलेट जो है वो लाया हूँ, आई थिंक वो दिखाने के लिए, अगर आप कैमरा जो है वो फोकस कर सके। सर ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आप ले आए हैं ताकि हम अपने ये तीन चीज़ें हैं जिसमें चाहूँगा कि ये एक दफ़ा नाजरीन एक दफ़ा देख लें। एक तो ये जो है ये एंजेसिड वाली टैबलेट है। ठीक है सर। ये इस तरह का एक पत्ता होता है और इनमें से आपने एक टैबलेट निकाल के
ज़बान के नीचे रख लेनी है। और दूसरी जो है ये डिस्प्रिन की आम टैबलेट है, इसमें से एक टैबलेट जो है वो आपने चबा के खा जानी है, और अगर हल होने वाली है तो पानी में डाल के वो फ़ौरन चंद सेकंड में ये हल हो जाती है और आप ये चबा के खा सकते हैं। और तीसरा ये एक पैच होता है, और ये नाइट्रोडर्म पैच होता है जो कि आप सीने पे बाईं तरफ जहाँ पे बाल नहीं है मर्द हजरात में, ख्वातीन जो है लेफ़्ट साइड पे ये लगवा लें, और इसमें से फ़ौरन दवाई निकल के जिल्द में से जज़ब होके नालियों में जाती है और नालियों को फिर खोलती है, और उससे जो आपको सीने का दर्द हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, और कई दफ़ा नाली खुल जाती यानी है। आपने अस्पताल जाने से पहले ही इलाज शुरू कर दिया है। जी, और बिल्कुल। आप जो है वो डॉक्टर की आपने एक तरह से हेल्प कर दी है, क्योंकि बाय द टाइम यू विल गेट टू द हॉस्पिटल तो आपकी जो दवाई है वो अपना काम शुरू कर चुकी है। अच्छा सर, एंजियोसेट को रिपीट किया जा सकता है, मतलब एक दफ़ा ले ली तो फिर रुक जाना चाहिए, या हम इसको रिपीट कर सकते हैं? देखिए, अगर एक आपने एंजियोसेट ज़ुबान के नीचे रखी और आपने 3-4 मिनट इंतज़ार करना है, अगर आराम ना आया तो फिर आपने दूसरी रख लेनी। ठीक है। अगर फिर 4 मिनट इंतज़ार करें और आराम ना आए तो फिर तीसरी रख लें। ठीक है। और तीसरी के बाद आराम ना आए तो फिर हॉस्पिटल चले। और उसमें से ये होता है कि दैट मीन्स कि ये एंजियोसेट से ज़्यादा की बात है और हार्ट अटैक हो रहा है, जिसको एंजियोसेट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अब आपको हॉस्पिटल की और सीसीयू जो कॉर्नरी केयर यूनिट है, इंतहाई निगहदाश्त वाला जो वार्ड है, वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको मॉनिटर लग गए, वहाँ पे आपको क्लॉट बस्टर इंजेक्शन लग गए, वहाँ पे और नाली खोलने वाले इंजेक्शन शुरू हो जाए, या फिर अगर एक अस्पताल है जिसमें एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी है तो वहीं पे फ़ौरन इमरजेंसी में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो जाए। बेस्ट ट्रीटमेंट तो इसका आजकल यही है कि जब आपको हार्ट अटैक हो रहा हो तो ऐसे अस्पताल में चले जाएं जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है। अगर चंद मिनट्स में और सेकंड में नाली खुल जाती है तो आपको नुकसान कोई नहीं होता, आपका दिल बच जाता है, मसल बच जाता है। और लेकिन अगर आप वो नहीं है तो आप इंजेक्शन ही लगवा लें, क्लॉट बस्टर, जो कि अगर वहाँ पर हर हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होता है, तो फिर उससे अगर नुकसान भी होता है तो थोड़ा होता है, और फिर बाद में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो हो सकती है। और ये तो भी बहुत लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, ये 2 टैबलेट और एक पैच, ये आपकी जो इमरजेंसी किट है ज़रूर होनी चाहिए। और बल्कि जिस घर में भी वालिदैन मौजूद हैं वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह के हम बर्थडे पे गिफ्ट्स देते हैं तो उसमें एक छोटी सी किट जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट करना शुरू कर दें, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को जब आप उनको उनकी सालगिरह पे गिफ्ट दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक स्मॉल सा पिल बॉक्स ले लें और उसमें ये दवाइयाँ रख लें। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इवन टुडे आई वाज टॉकिंग टू माय मदर अबाउट इट कि बीइंग डॉक्टर्स भी हम लोगों के पास दवाइयाँ पड़ी होती हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं होती, बाज़ औक़ात किसी डब्बे में पड़ी हुई हैं, तो ये बिल्कुल सामने बिल्कुल। रखी होनी मैं तो चाहिए। हमेशा मरीज को कहता हूँ कि आप जहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे सोए होते हैं, तो आपकी जो साइड टेबल है उस पे ये गोलियां पड़ी, आपको रात को जब कोई तकलीफ हो तो आपको ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगे। एक तो एंग्जाइटी होती है, एक परेशानी होती है, एक तकलीफ होती है, उस तकलीफ में कई दफ़ा चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप चीज़ें जो है वो रेडली अवेलेबल हों और साथ पड़ी हों, और जहाँ या फिर घर में से किसी एक बंदे को ज़रूर पता हो कि ये चीज़ें कहाँ पे पड़ी है और वो फ़ौरन निकाल के दे दे। लेकिन मरीज़ के नज़दीक हों तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि उसे फिर ढूंढनी नहीं पड़ते, वो बगैर किसी को जगाए वो फ़ौरन खुद ही अपनी जो गोली है वो ज़ुबान खींचे रख सकते हैं या एस्पिरिन वगैरह वो खा सकते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट रेज किया है कि आपके बेड साइड टेबल में होनी चाहिए ताकि किसी को जगाना ना पड़े और आपका जो इलाज है वो वहीं से शुरू हो जाए। अच्छा सर, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करवा सकते हैं अगर किसी को ये लग रहा हो कि उसको दिल का प्रॉब्लम है? और आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सारे लोग डिनाइल में होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं मुझे दिल का मसला नहीं हो सकता। जी, उसमें आई थिंक जो ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी मुझे तकलीफ़ नहीं हो सकती, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उसमें आम मरीज़ भी शामिल हैं, और डॉक्टर के पास जाते हुए घबराते हैं, अस्पताल जाते हुए घबराते हैं, कुछ निकाल ना दे। अब होता ये है कि निकलना अगर बीमारी है तो निकलनी चाहिए, अगर बीमारी है तो टाइम पे इलाज होना चाहिए, और आप ही का फ़ायदा है, बचत हो जाएगी, जो नुकसान होना है, दिल का जो हिस्सा डैमेज होना है उससे आप बच जाएंगे और दोबारा फिट हो जाएंगे। नॉर्मली देखिए बीमारियां तो होती हैं और बीमारियों के इलाज भी हैं, चाहिए। अब बाहर देखें जो वेस्ट में लोगों की उम्रें ज़्यादा होती हैं वो इस वजह से होती है कि उनका एक मेडिकल जो कवर है और वो बहुत अच्छा है कि उन्हें हर तरह की सहूलत मुयस्सर है, जब होती है तकलीफ सीधे जाते हैं, इलाज करवाते हैं, वापस आ जाते हैं। उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं लेकिन उन बीमारियों के साथ वो फिट होकर अपने सारे काम काज करते रहते हैं और 80-90 की दहाई में जो पहुँच जाते हैं और स्टेज पे चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी अगर यही सिलसिला शुरू हो जाए, हमारे अंदर थोड़ी सी आई थिंक हमारे कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ माली इश्यूज़ हैं जिसमें प्रॉब्लम होता है, उस फ्रीली किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है ये ट्रीटमेंट। और एक और चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के
जो है वो वसातत से ये बताऊंगा कि मैं चाहूँगा कि हमारे जितने डॉक्टर्स इमरजेंसी में बैठे हों और हमारे जितने डॉक्टर्स क्लिनिक्स में बैठे हुए हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स बैठे हुए हैं, हर एक को ईसीजी पढ़नी ज़रूर आनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मुझे हुआ है कि मरीज ने अपना काम पूरा कर दिया, वो पहुंच गया सीने के दर्द के साथ, फौरन डॉक्टर के पास पहुंच गया, फौरन अस्पताल में के पास पहुंच गया, सरकारी अस्पताल में भी पहुंच गया, लेकिन उसकी ईसीजी को रीड नहीं कर सका। उसे हार्ट अटैक हो रहा था, उसकी ईसीजी के ऊपर लिखा हुआ था कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है, और कोई डॉक्टर उसे पढ़ नहीं सका। सर, यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद खुर्शीद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा। मुझे ना तकरीबन 2-2.5 माह हो गए, मेरे लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे है ना, मुझे बाजू में भी दर्द है मेरे, और कभी कभी जबड़े में दर्द चला जाता है। मैंने सीएमएच बार बार जाता हूँ मैं चेक करवाने के लिए, हफ्ता बाद मेरी इको भी ठीक आई है, तो ईसीजी भी कहते ठीक है, लेकिन पेन खत्म नहीं हो रही। दोबारा से बताइएगा थोड़ा सा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मुझे 2.5 माह हो गए, मेरे लेफ्ट साइड पे पेन है मुझे। ठीक है, आपने एको करवा ली है, ईटीटी भी करवा ली है? ये लेकिन अभी तक समझ नहीं आई कि दर्द किस वजह से, मुझे किसी दवाई से मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इतना कमजोर पड़ गया हूँ, मुझे अभी जब मैं उतराई उतरता हूँ तो मेरा जो जिस्म वाइब्रेशन पे लग जाता है, जब चढ़ाई करता हूँ तो फिर सांस मेरा फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? 47। वेट कितना है आपका? वेट चेक नहीं करवाया, तकरीबन 70-72 होगा। ठीक है, डायबिटीज वगैरह? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। और ब्लड प्रेशर भी ठीक है? ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया था, अब नॉर्मल है। ठीक है, सिगरेट पीते हैं आप? नहीं। ब्लड प्रेशर की कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? ब्लड प्रेशर की दवाई दी थी मैं, अब नहीं इस्तेमाल कर रहा था, हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता बाद। खुद ही छोड़ दिया आपने? खुद ही छोड़ी है। अच्छा, ठीक है। लंग वगैरह के भी टेस्ट हुए, फेफड़ों के सब ठीक है? नहीं, बाकी मुझे एक्सरे वगैरह ने किए थे, एक्सरे भी मेरे क्लियर है। ठीक है, आपको चलने पर ये तकलीफ होती है? चलने से मुझे ज्यादा दर्द हो जाता है। ठीक है, बैठ पे बैठा रहूं तो ठीक है, जब चलने ज्यादा दर्द, मेरा जिस्म अक्सर जो है वाइब्रेशन पे लग जाता है, बिल्कुल जो है ना, चलने बड़ी तकलीफ होती है मुझे। आपकी फैमिली में भी किसी को दिल का मसला है? मेरी वालदा को था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, अच्छा थी, इनकी उम्र 47 है, 47 साल है, और दर्द हो रहा है और कह रहे हैं चलने पे ज़्यादा हो रहा है। देन थोड़े से लापरवाह किस्म के भी मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, दवाई हफ्ते से बंद की हुई है, खुद ही बंद कर दी। हाँ, खुद ही बंद कर दी है। देखें, ब्लड प्रेशर के जितने मरीज़ होते हैं उनकी जो दवाई होती है वो सारी उम्र के लिए होती है, वो चंद महीने या सालों के लिए नहीं होती। आप दवाई खाएंगे तो वो कंट्रोल होगा, नहीं दवाई खाएंगे तो नहीं कंट्रोल होगा। अभी ब्लड प्रेशर की कोई ज़्यादा अलामात तो होती नहीं है, ये तो खामोशी से चलता है, और इसको चेक करवाते हैं तो फिर पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और इसकी दवाई बाकायदगी से खानी पड़ती है। और अगर कोई बंद भी करनी हो, या कोई आपको तकलीफ दे रही है या प्रॉब्लम दे रही है, साइड इफेक्ट है, तो आप डॉक्टर से जाकर मशवरा करें। वो अगर आप कोई बदलना चाहते हैं बदल दें, लेकिन दवाई बंद नहीं करनी, खुद से नहीं करनी। होता ही है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हो और अनकंट्रोल्ड हो और दवाई ना खा रहे हो, उन्हें ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, उनको स्ट्रोक, फालिज उन्हें ज़्यादा होता है। ये परेशान भी लग रहे हैं। नज़र जो है वो नहीं, देखा, सिर्फ परेशान होना काफ़ी नहीं है, जो डॉक्टर इलाज बताए उसका इलाज करना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई तकलीफ होती है दोबारा आप डॉक्टर के पास, आप देखें, एक मेन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे आप ट्रीटमेंट करवा लें, और जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो जो आपके नज़दीक से जीपी हैं, डॉक्टर साहब है, जिनके पास आप नज़ला ज़ुकाम के लिए और पेट ख़राब के लिए जाते हैं, उनसे फिर चेक करवाते हैं। सही, वो आपके नज़दीक है, इजीली अवेलेबल, जिस वक्त मर्जी है उनके पास चले जाएं। ये चीज़ होना जो बहुत ज़रूरी है। और जब डॉक्टर साहब के पास जाएं तो उन्हें कहें जी मेरा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, हाँ, ताकि आपको पता हो कि आप जो दवाई खा रहे हैं उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं। अभी इनका ये मसला है कि इन्हें चलने पे दर्द होता है, एंग्जाइटी इनमें है, लेकिन इनको अभी डिग आउट करने की ज़रूरत है कि वाकई ने दिल की तकलीफ है कि नहीं है। इन्हें चाहिए कि वो ईटीडी किसी अस्पताल में जाएँ जहाँ पर ईटीटी और जो है एको की सहूलत मौजूद हो, और वो ईटीडी देखें कि उस पर इनकी ईसीजी ख़राब होती है कि नहीं होती है। अगर इसके ईटीडी भी नार्मल आती है, एको भी नार्मल आता है, ब्लड टेस्ट भी इनके नार्मल आते हैं, तो फिर जो इन्हें आगे चीज़ करवाने की ज़रूरत है वो सीटी एंजियो या एंजियो करवाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा होता ही है कि टेस्टों पे कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन आपको तकलीफ हो रही होती है, और अगर आपको वो तकलीफ हो रही है तो फिर आखिरी टेस्ट जो है या तो सीटी एंजियो करवा लें या फिर प्रॉपर एंजियोग्राफी करवाएं। 100% वो हमें बता देती है
कि आपको मसला है, कि अगर नहीं है तो एक दफ़ा पता चले कि नहीं है तो आप एटलीस्ट दिल वाला मामला तो एक तरफ करना कि आपको दिल की तकलीफ नहीं है, वो पट्ठों का दर्द हो सकता है, कोई और दर्द हो सकता है, फिर आप उसका इलाज करें या एक सिंपल पेन किलर ले लें। लेकिन एक दफ़ा डिग आउट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये कुछ लोगों को वार्निंग मिलती रहती है और वो तवज्जो नहीं देते, फिर फाइनली हार्ट अटैक के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। तो उस वो वक्त आने से पहले पहले अपनी उस हार्ट अटैक को रोक ले, जो कि बड़े आसानी से रोका जा सकता है और आप नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनके सिम्टम्स जो ये बता रहे हैं सर वो काफ़ी दिल के ही लग रहे हैं, जिस तरह के ये एग्जर्शन पे या चढ़ाई जब चढ़ रहे हैं तो इनको दर्द वगैरह आ रहा है। और जिस तरह कि आपने कहा कि अगर टेस्ट ठीक भी आ गए हैं इनके एको और ईटीटी, तो फिर इन्हें सीटी एनजीओ करवा लेना चाहिए। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल हफीज है, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। मेरी उम्र 50 साल है। ठीक है। और मेरी शुगर जो है वो HbA1c 4.6 और नॉर्मली जो है वो मेरा बीपी जो है वो 130 रहता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं सुबह नाश्ते में अंडा खा लूँ, फ्राई अंडा, तो फिर वो 140 प्लस हो जाता है। तो अब मुझे गोली खानी चाहिए या अंडा छोड़ देना चाहिए, मैंने ये पूछना था। ठीक है, तो आप बस अंडा खाने से आपका ब्लड प्रेशर रेज होता है? जी तकरीबन 10 पॉइंट बढ़ जाता है, 10। ठीक है, ये बताइएगा कि शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह के अलावा कोई और आपको प्रॉब्लम है? शुगर मैंने बताया मेरा HbA1c 4.6 और बाकी ब्लड प्रेशर यही है मैंने बताया। ठीक है, वजन कितना है आपका? वजन मेरा 66 kg। 66 kg। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5'4". 5'4" है। ठीक है, स्मोकिंग करते हैं आप? जी नहीं, मैं स्मोकिंग वगैरह नहीं करता, एक्सरसाइज भी करता हूँ सुबह वॉक। ठीक है, नमक का इस्तेमाल ज्यादा तो नहीं कर रहे? नमक का इस्तेमाल बस नॉर्मल ही है, चीनी वगैरह मैंने छोड़ ही दिया एहतियातन। फैमिली में किसी को दिल का मसला? वालिद साहब को BPI होता था, बाकी ठीक है। हार्ट अटैक वगैरह नहीं। ठीक, सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, जी, वैसे जी, इनका आज ब्लड का- प्रेशर ठीक है, लेकिन अंडा वगैरह खा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। उसमें देखिए, मैं एक वो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। अंडा खाने से ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता। सही। अंडे के ऊपर जो आप नमक डालते हैं उससे ब्लड उससे प्रेशर जाता है, ब्लड प्रेशर सही। ऊपर जाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करें। और देखें, इन्होंने खुद ही बता दिया कि जब ये अंडा खाते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। अगर अंडा खाएं और उसके ऊपर नमक ना डालें तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा। इनको दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल। इनका ब्लड प्रेशर सिर्फ डाइट से ऊपर जाता है, तो इन्हें वॉक करने की ज़रूरत है। नमक का इस्तेमाल कम हो, इनकी तरकारी में जो हांडी पकती है उसमें कम नमक का इस्तेमाल हो। आटे चाय में नमक ना डालें, किसी और चीज़ पे टेबल साल्ट जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ पे लगा के या डाल के ना सैलेड पे ना खाएं, डालें। तो वो इनके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही। तो इनको फ़िलहाल कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, लेकिन इनको अपने बेस लाइन जितने ब्लड टेस्ट है वो ज़रूर करवा लेने चाहिए। और उन ब्लड टेस्ट में टेस्ट है शुगर का, ब्लड शुगर करवा लें, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लें, गुर्दे के टेस्ट हैं यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स वो करवा लें, और यूरिक एसिड करवा लें। साथ ही इनको एक बेस लाइन एक एको करवा लेना चाहिए, दिल का अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राम है वो करवा लेना चाहिए। और एक अगर पॉसिबल हो तो 40 साल के बाद, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 साल में एक दफ़ा ETT या स्ट्रेस टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। वो बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं होता, या उन्हें सिम्टम्स नहीं होते, या उन्हें तकलीफ हो रही होती है और उसे वो पहचान नहीं सकते कि दिल की तकलीफ है या वैसे मुझे थकावट हो रही है। तो ETT में पता चल जाता है कि जी कि उनकी ECG ख़राब हो रही है, तो कोई नालियाँ बंद है उस वजह से ख़राब हो रही है, फिर आगे CT एंजियो या एंजियो हो सकती है। इसलिए ये बेस लाइन जो टेस्ट हैं वो ज़रूर करवा लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी मैंने पिछले दिनों जो है वो 2-3 ऐसे यंग पेशेंट्स थे जिनको देखा, उनके सिम्टम्स थे, और अच्छी बात थी कि वो जगह जगह पे गए और उनको सब ने उन्हें ये बताया जी आपको गैस का मसला है। और मेरे पास आए तो उनके जो सिम्टम्स ऐसे थे जो बिल्कुल पॉइंट कर रहे थे कि नहीं, ये इन्हें मसला हो सकता है, इनकी नालियाँ बंद हो सकती हैं, मुझे डिग आउट करना चाहिए। और 32-36 इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। तो उनके जब मैंने टेस्ट करवाया तो ETT उनकी पॉजिटिव थी, एंजियो की तो उनकी आर्टरीज बंद थी और दोनों को स्टेंट करना पड़ा। तो ये वाली जो चीज़, जब मरीज़ बार बार आपके पास आए ना, तो फिर जब आपको शक हो और सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हो, तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि CT एंजियो या एंजियो ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे टेस्ट बड़ा जो है मिस मुफीद कर टेस्ट जाते हैं। है। जी, और जी। जिस तरह कि इन्होंने कहा कि नाश्ते के बाद ये अंडा खाते हैं, तो ये भी हो सकता है उस वक्त ये पराठे ले रहे हैं और उसमें भी सॉल्ट एडेड बिल्कुल, है, आपकी बिल्कुल फिर ठीक बात है। ये अंडे पर भी नमक डाल रहे हैं, तो इस वजह से इनको ये मसाइल हो रहे हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
मलिकिस्तान। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम, मोहम्मद रियाज मलिक बात कर रहा हूँ गुजरावाले से। जी, बताइएगा। मैडम मेरी मिसेज है मेरी, तो उनका ये 8-10 दिन पहले ब्लड प्रेशर जो है वो 280 हो गया था। तो ठीक फिर है। हम नज़दीक की हॉस्पिटल है हमारे गुजरावाले में, वहाँ पर गए थे। उन्होंने उनको ट्रीटमेंट वगैरह की थी तकरीबन 10-12 घंटे। अच्छा। उनके कुछ नोज पे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। उन्होंने फिर वो ये ड्रिपें वगैरह लगाई, इंजेक्शन लगाए, उनसे ये ब्लीडिंग तो जो वो नॉर्मल हो गई, रोकी थी। उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने सीटी स्कैन वगैरह कराया। उन्होंने कहा ये ना आपकी ना दिमाग की नस जो है ना वो डैमेज हो गई है। ठीक है। तो वो उस वक्त मेडिसिन उन्होंने दी है, रेफिनॉल गोली इस्तेमाल कर रहे थे ब्लड प्रेशर के लिए। एक गोली और उन्होंने इससे लिख के दी थी, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनका जो बीपी है ना अभी भी वो 210, 220, 230 इससे नीचे नहीं आ रहा। ये बहुत ज़्यादा है। और नमक भी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी नमक तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ठीक इसके है। अलावा डॉक्टर साहब ने कहा था हमको कि मौसमी का जूस हो या इसके अलावा कोई लस्सी वगैरह ये पिलाएं उनको। ठीक है। ये तो सब चीजें कर रही हैं, मगर उनकी सर में दर्द और ब्लड प्रेशर जो है ना वो 200, 220, 210 से नीचे नहीं आ रहा। तो ये प्लीज डॉक्टर साहब से आप जरा ये क्या करना पूछें। चाहिए? आपने दोबारा से डॉक्टर को दिखाया है, करीबी डॉक्टर को? जी जी, दोबारा चेक कराया। उन्होंने कहा था एक ना हफ्ते की लिस्ट बनाकर लाए। ठीक तो है। बीपी आपका सुबह के टाइम कितना होता है, शाम के टाइम कितना होता है। ठीक है। ये भी प्रोसीजर किया है। ये सुबह के टाइम 210 होता है, बाद का रोज रात को चेक कराएं तो 220, 230 भी होता है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। उम्र कितनी है उनकी? इनकी है 48। 48 है। ठीक है। तंबाकू नोशी करते हैं वो? नहीं नहीं। वजन कितना है उनका? वजन तकरीबन उनका तकरीबन 85 है। ठीक है। और डायबिटीज़ वगैरह? नहीं, इसकी ये नहीं है। ठीक है। फैमिली में किसी को दिल का मसला है? जी हाँ, मुझे हार्ट का मसला था। ठीक है। आप ठीक हैं अभी? जी मैं तो बिल्कुल अभी इंशाल्लाह फिर तो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रेज्ड है और ये कह रहे थे कि ब्लीडिंग भी हो गई थी और उसकी ट्रीटमेंट हुई और अभी भी इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करना चाहिए इनको? उसमें मैं कोई ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है जो कंट्रोल ना हो सकता हो। हर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। एक तो उसको मुनासिब मरीज़ को देखभाल की ज़रूरत है, फिर दवाई बाकायदगी से खाने की ज़रूरत है, फिर खुराक में एहतियात करने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर, वो पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल हो रहा हो, उसको फिर बेहतर ये होता है कि किसी अस्पताल में 24, 48 या 72 घंटे यानी 3 दिन 2-3 दिन रखें, ताकि जब उसका ब्लड प्रेशर जिन दवाइयों पे सेट हो उन दवाइयों पे फिर वो डिस्चार्ज और घर में वो दवाइयाँ जारी रखें। वरना घर में भी होता ये है कि कई दफ़ा आप जो है बाकायदगी से दवाई नहीं खाते और दवाई का एक टाइम नहीं होता, कभी सुबह खा ली कभी शाम को खा ली। दवाई का भी ना एक लेवल होता है जो खून में बनता है। आप जब एक टाइम पे खाते हैं तो उस लेवल को आपने 24 घंटे ब्लड में मेंटेन करना होता है और एक टाइम पे खाएंगे तब मेंटेन होगी। और जब लेट खाएंगे या पहले जल्दी खाएंगे तो उसमें से वो फ्लक्चुएट करते रहेगी, वो कंट्रोल नहीं होगा। इनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल हो सकता है। और जो इन्हें खून निकला था, ब्लीडिंग हुई थी, मे बी ब्लड प्रेशर की वजह से हो, मे बी किसी और वजह से हुई हो। लेकिन एक दफ़ा पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। 140/90 से नीचे इनका ब्लड प्रेशर आए और वो डॉक्टर हाँ उन्होंने बताया भी नहीं कि दवाइयाँ कौन सी। देखिए हमारी नाज़रीन को ये गुजारिश होगी कि जब आप हमारे साथ बात कर रहे हो तो आपका नुस्खा आपके सामने पड़ा हो और आपको पता हो कि कौन कौन सी दवाई जो है आप ले रहे हैं और किस मिकदार में दवाई ले रहे हैं। तो हम आपको हो सकता है कि आपका नुस्खा जो दवाई ले रहे हैं उसमें हम आपकी मदद कर सकें कि इसकी खुराक बढ़ा दें, इसकी खुराक कम कर दें। लेकिन हमें दवाइयों का पता, इस तरह हम बैठ के इधर आपको डायरेक्ट दवाई तजवीज़ नहीं कर सकते। और हमें ये पता होता है कि आप पहले ये दवाई ले रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, तो इस दवाई की खुराक को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। लेकिन नई दवाई आपको तजवीज़ करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हम ना आपकी ECG देखी है, ना आपके फेफड़े देखे, ना हमें पता है आपको दमा है या बाकी चीज़ें हैं। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं ब्लड प्रेशर के। तो जब तक मरीज़ का पूरा मुआयना ना करें, सारे टेस्ट ना हो, उसी हिसाब से फिर दवाइयाँ दी जाती है। तो अपना नुस्खा सामने रखें और दवाइयाँ जो ज़रूर पढ़ लें और उसकी जो मिकदार ले रहे हैं वो ज़रूर पढ़ लें, तो फिर हम आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा 1-2 दिन के लिए इन्हें दाखिल करवाएं, उनका ब्लड प्रेशर सेट करवाएं और जिन दवाइयों पे ये सेट हो फिर उसके बाद वो दवाइयाँ जारी रखें। और एक दफ़ा ENT स्पेशलिस्ट को जो उनको ब्लीडिंग हुई है उसके लिए दिखा लें। कई दफ़ा ब्लड प्रेशर वजह नहीं होती, कई दफ़ा ENT का मसला होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसे भी ठीक करवाना
कराना बहुत और ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये बेहतियाती कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा। और जिस तरह कि आपने कहा कि या तो टाइम पे दवाई नहीं ले रहे या कहीं पर दवाई स्किप हो रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। और जिस तरह कि आपने कहा कि अगर अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर एक दफ़ा कंट्रोल हो जाएगा, इन्हें पता चल जाएगा कि ये कंट्रोल हो सकता है और फिर उसी को कंटिन्यू करें। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। मैं शिकारपुर से बात कर रहा हूँ, अकबर सर जी। जी बताइएगा। मुझे डॉक्टर साहब से एक मशवरा करना था। 3 दिन पहले मुझे थोड़ा दर्द था सीने में, चेस्ट में। ठीक है। तो हमारे शहर में अभी NICT जो है नई ओपन हुई है, मैं उधर गया रात के टाइम। उन्होंने मेरी ECG रिपोर्ट थी वो निकाली। उन्होंने कहा कि आपको जो है ना वो अटैक हुआ है आज। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे रेफर किया कि आप चाहे तो सक्खर चले जाएं या जो है ना कराची जाएं। मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन के बाद फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा दर्द हुआ, फिर मैं दोबारा NICT शिकारपुर भी गया। उन्होंने जो मेरी दोबारा ECG रिपोर्ट थी वो निकाली। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल क्लियर है, आपको कुछ भी नहीं है। अब इसी परेशानी में हूँ कि अगली रिपोर्ट मेरी सही थी या इस रिपोर्ट पर अमल करूँ, इसी परेशानी में हूँ। डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है। आपको शुगर वगैरह है? जी जी, शुगर है मुझे। ठीक है, वो कंट्रोल्ड है? जी हाँ, वो तो कंट्रोल रहती है, कभी कभार हो जाती है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 50 है। ठीक है। और वेट कितना है आपका? वेट जी तकरीबन मेरा 60 किलो होगा। अच्छा। और आप तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी जी, आई थिंक इन्हें तकलीफ़ हुई और फिर इन्हें 2 मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आराम मिली कि किसी ने कहा ख़राबी है, किसी ने कहा ठीक है। और फिर ये सक्खर भी गए। सक्खर में इनका एक अच्छा कार्डियक सेंटर है जो कि NICVD कराची, जिसे हम कार्डियो कहते हैं, उसका एक ब्रांच है वहाँ पे। और आई थिंक वहाँ पे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, वो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। एक दफ़ा उन्हें दिखा लें। और अगर इन्हें दोबारा दर्द होता है तो इसका, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर टेस्ट आपके नॉर्मल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको बीमारी नहीं जी, है। हम अगर बार-बार आपको ये वाली तकलीफ हो बात रही है, जी बताते हाँ, हैं। कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो फिर तकलीफ हो रही है। और उसका फिर तो उस तकलीफ को क्लियर करने का एक ही तरीका रह जाता है कि फिर आप एंजियोग्राफी करवा लें। तो मेरा इनको ये मशवरा होगा, इस शिकारपुर में रहते हैं, कार्डियक सेंटर से दूर हैं, सक्खर इनके नज़दीक है। सक्खर में जाके वहाँ पे एंजियोग्राफी होती है, वहाँ पे सेंटर है NICVD का, वहाँ पे जाएं और डॉक्टर साहब को दिखाएं। और एक दफ़ा अगर आप अपनी एंजियोग्राफी करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें पता चल जाएगा इन्हें बीमारी है भी है कि नहीं। और ये शक और ये खौफ जो है उससे ये निकल जाएंगे। तो ये मेरा इन्हें मशवरा है कि सक्खर जाएँ और वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ से उन्हें कहें जी मेरी एंजियोग्राफी कर दें। जी नाजरीन, हम बार बार ये बात आपको बताते हैं कि अगर आपको सीने में दर्द आ रहा है तो उसकी कोई वजह है। अगर आपके टेस्ट ठीक भी आ रहे हैं तो उसको आपको डिग आउट करने की ज़रूरत है। आप एक दफ़ा टेस्टों के ठीक आने पर रुक ना जाएं, बल्कि डॉक्टर को बताएं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। और जिस तरह के सर ने बताया कि CT एंजियो पर बहुत सारी चीज़ों को पिकअप किया जा सकता है। और इसी तरह जब आप हमें कॉल करें तो मेक श्योर करें कि आप अपनी उम्र के साथ साथ ये भी बताएँ कि आपको शुगर है, आपका ब्लड प्रेशर कब से है, आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, और अपना नुस्खा भी सामने रखें। उससे हमें भी आसानी होगी और आपको भी। इसी तरह टेस्टों की रिपोर्ट्स भी अगर आपके सामने होंगी तो आप हमें सही तरीके से बता सकेंगे। जी सर। अच्छा, सॉल्ट की हम बात कर रहे थे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या सर उसको बिल्कुल सॉल्ट छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए? जिस तरह कि हमने कहा कि आटे में हमारा बड़ा ट्रेंड है नमक के इस्तेमाल का। जी जी, ये बात आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो वही है कि अगर आपको खाना जो है वो अच्छा लग रहा है और जायकेदार लग रहा है और उसमें से जब निकालते हैं तो बेजायका हो जाता है, तो आप अपने खाने को एंजॉय नहीं करते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, नमक की मिकदार को कम कर देना चाहिए। डालें ज़रूर, मिकदार कम करें। और ये जो हम एक्स्ट्रा नमक इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटे में डाल लिया, वो डालना बंद कर दें। चाय में कुछ लोग डालते हैं, वो डालना बंद कर दें। किसी चीज़ पे लगा के, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, लगा के खाना है, वो बंद कर दें तो काफ़ी हद तक जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नमक बिल्कुल, मैं किसी मरीज़ को नहीं कहता कि आप नमक बिल्कुल, मैं सिर्फ चंद एक कंडीशन होती है, बड़ी सीरियस किस्म की कंडीशन होती हैं, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, बहुत कंट्रोल ना और मैंने देखा, सबसे पहले तो मुझे मरीज़ पे शक होता है ये दवाई नहीं खा रहा। सही। फिर मुझे शक होता है कि ये एहतियात नहीं कर रहा और इसमें दवाई का कोई कसूर नहीं है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है लेकिन मरीज़ खुद नहीं चाहता कि ये कंट्रोल हो। हाँ। ये वाली जो चीज़ है, ये अगर ठीक हो जाए तो आपका सारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल। या फिर दूसरा मेरा मरीज़ जिसको मैं कहता हूँ नमक बंद करो, जिसका हार्ट फेल हो,
सही। जिसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ, और हमने सारी दवाई दी और फेफड़ों से पानी नहीं निकल रहा और बार बार वो फेल हो रहा है, फिर मैं उसे कहता हूँ यार कुछ दिनों के लिए नमक बंद कर दो। यानी उस स्टेज पर जाने तक जहां पर आपको बिल्कुल नमक छोड़ना एक्सट्रीम पड़े। केस, ये एक्सट्रीम केसेस है एक्सट्रीम जहाँ, केसेस हैं, हाँ, तो जहाँ बेहतर पे है कि आप एहतियात कर लें, पहले ही थोड़ा कम इस्तेमाल करें ताकि वो स्टेज आए ना। जी। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान गौरव मंडी बाउद्दीन से। जी बताइएगा। वालेकुम सलाम मैम, इमरान गौरव मंडी बाउद्दीन से। जी, आपने टेलीविजन की आवाज़ को नहीं सुनना, आपने फ़ोन पर हमसे बात करनी है। जी बताइए। मैंने 2020 में ना अपना सिटी एनजीओ कराया था, तो ठीक, जी जी बताएं। मैम मैंने 2020 में अपना सिटी एनजीओ कराया था, उसमें माइनर कैड आया था मेरा, ठीक है। माइनर सीएडी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे लिपिगेट और दूसरी लोप्रिन एडवाइस की, तो वो मैं 2020 से खा रहा हूँ। मेरी ईटीटी भी ठीक है, मेरी एको भी ठीक है, वो डॉक्टर साहब को मैंने दिखाई। तो काइंडली, और मैं अपनी वर्जिश भी कंटिन्यूअसली करता हूँ, हफ्ते में 2 से 3 दिन में जो है ना वो 2 माइल भागता हूँ। ठीक है। तो बाकी कोई इशू नहीं है रूटीन में। तो डॉक्टर साहब पूछना था, ये मेडिसिन मैं कब तक चलाता रहूँगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी, आप मैंने बताया कि 2020 में इनका सीटी एंजियो हुआ और उसमें मामूली सी बीमारी आई, कोई ज़्यादा बीमारी नहीं आई, और उसमें उन्होंने इन्हें कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई पे और एस्प्रिन लोप्रिन पे डाल दिया। है तो ये अच्छा है कि दवाई ये करते रहें, लेकिन उसमें से मैं नहीं कहूँगा कि अगर तो इतना ज़्यादा इनका कोलेस्ट्रॉल अच्छा कंट्रोल रहता है और वज़न भी ईटीटी इन्होंने हर कंट्रोल साल रखा ईटीटी है। ज़रूर करवाएं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल अपना हर 3 महीने के बाद करवा लिया करें। और अगर वो बंद करने से, अगर इनका कोलेस्ट्रॉल वाली गोली जो है अगर बंद करने से ऊपर चला जाता है तो फिर इन्हें चाहिए कि वो जारी रखें। और लेकिन अगर ये अपना कोलेस्ट्रॉल जो है डाइट और एक्सरसाइज, अब डाइट जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल ना हो, जिसमें गोश्त हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना हो, सब्ज़ी फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, रोज़ाना कम से कम आधा घंटा वॉक करें, और जो ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो उससे कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक हो रहे तो फिर दवाई की ज़रूरत नहीं है। एस्प्रिन बेशक लेते रहें। देखें कई दफ़ा जब माइनर डिजीज़ होती है इसमें नालियों में, तो उस माइनर डिजीज़ से भी हार्ट अटैक हो सकता है जब आप लापरवाह हो, एक्सट्रीम एक्सर्शन कर लें कि आपने बहुत ज़्यादा दौड़ लिया, भाग लिया, बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, अकेले गाड़ी को धक्का मार लिया, गुस्सा किया, लड़ाई की, उस दौरान आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर इवन आपको माइनर डिजीज़ हो उसमें भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि आर्टरी क्रैम्प में चली जाती है, वह थ्रोमा होता है जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, उसकी सरफेस क्रैक होती है, उसमें से जो मटीरियल निकलता है वो फ़ौरन क्लॉट बनाना शुरू करता है, और लोग माइनर डिजीज़ के साथ हार्ट अटैक के साथ आते हैं। तो आपने एक्सट्रीम एक्सर्शन नहीं करनी, और खाना जो है वो चिकनाई वाला नहीं खाना। उन लोगों को जिनको माइनर डिजीज़ हो, अगर वो चिकनाई वाला खाना डेली खा रहे हैं, यानी रोज़ाना कभी निहारी, कभी पाए, कभी कोई और चिकनाई वाली चीज़ें हो, कढ़ाई हो चल रही है और शादियां चल रही हैं, डेली खा रहे हैं, उनको हार्ट अटैक, माइनर डिजीज़ के साथ भी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके खून में इतनी ज़्यादा जो है वो चिकनाहट आ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और नालियों में फंसना शुरू हो जाता है और क्लाट बनाना शुरू से हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि कहीं अगर आपने चिकनाई वाला खाना खा ही लिया है तो फिर उसमें 2-3 दिन का गैप दें, पेट हल्का रखें ताकि वो चिकनाई जिस्म से, खून की नालियों से क्लियर हो, फिर जाके आप अगला जो है चिकनाई आप खा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा चिकनाई अगर खाएं भी तो थोड़ी मिकदार में खाएं, और खाई हो तो फिर उसको निकलने दें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पानी वानी पिएं, और अगली जो चिकनाई वाला खाना वो ना खाएं। हमारे यहाँ उस वक्त प्रॉब्लम होता है जब आपने सुबह निहारी खाई, रात को या दोपहर को पाए खाए, फिर अगले दिन कोई दावत थी, फिर चले गए, फिर दावत ही चले गए, फिर शादी आ गई उस पर चले गए। ये सारे हार्ट अटैक की रेसिपी होती है। बिल्कुल। और ये फिर आपको बनता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, और फाइनली ब्लड जो आपका वो कीचड़ की तरह गाढ़ा हो जाता है और नाली में जम जाता है, गुजर ही नहीं सकता, और वहीं पे क्लॉट बनने शुरू होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। सर, हम इसीलिए ये प्रोग्राम भी संडे वाले दिन करते हैं क्योंकि छुट्टी होती है और बहुत सारे लोग छुट्टी वाले दिन ये वैलिड समझते हैं कि वो लोग नली, निहारी और पाए का नाश्ता करें और पराठे भी खाएं। तो ये प्रोग्राम एज अ रिमाइंडर एक्ट करता है कि नहीं, अगर आपने एक दिन खा भी लिया है तो फिर आपने अगले
पहले कुछ दिन एहतियात करनी है। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हमने डाइट भी कंट्रोल कर ली है और चिकनाई वाली चीज़ें भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी बाज़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल रेज्ड आ रहा होता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या ये जेनेटिक होता है और उसमें फिर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे जो है ना, जितना कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में ऐड होता है या आता है, उस पर खुराक का जो रोल है वो सिर्फ 35% है। अच्छा। आपका 65% कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म के अंदर बनता है। जब आपने सारा कंट्रोल भी कर लिया हो, आपने खुराक भी एहतियात करके देख ली, आपने एक्सरसाइज भी करके देख ली और आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बन रहा है ये। सही। अब ये जो अंदर बन रहा है, इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप दवाई लें जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है। वो फिर दवाई आपको लगातार लेनी पड़ती है और वो लेनी चाहिए और उसका हमेशा फ़ायदा। देखें, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो आपके जिस्म में जितनी नालियाँ हैं खून की, उनमें जो है वहाँ ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। चाहे वो दिमाग की नाली है, चाहे आँख की नाली है, दिल की नाली है, गुर्दों की नाली है, टांगों बाजू की नालियाँ, ये सारी बंद होनी शुरू हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो नीचे रहना चाहिए। उसका जो नॉर्मल जो है वो 150-60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमेशा 130 से नीचे रहना चाहिए। जो जिनको दिल की तकलीफ है उनका हमेशा 100 से नीचे रहना चाहिए। तो ये वाला है कि जब दवाई की ज़रूरत होती है। जब इसके बावजूद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है और अगर एक दवाई की एक डोज से कंट्रोल ना हो तो फिर दवाई की जो डोज है उसे भी ग्रेजुअली और खुद से ना इसको रोकें और ना इसको कम करें, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही चेंजेस करें। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, कराची से मिनहास बात कर रहा हूँ मैं। जी मिनहास साहब, बताइएगा। मैं अपनी अम्मी के हवाले से सवाल करना चाह रहा था। वो एक्चुअली हार्ट की भी पेशेंट है, ब्लड प्रेशर भी है उनको है और वो कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट भी लेती हैं। ठीक है। बट एक्चुअली उनका हार्ट बीट जो है वो 100 प्लस रहता है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि कॉन्कोर्ड जो वो 5 mg जो है वो डेली सुबह और शाम कर दें। इसके अलावा कोवेम 5 mg प्लस 80 mg भी वो ले लेंगे। ठीक है। लेकिन उनका हार्ट बीट अभी भी 100 प्लस रह रहा है और बाकी रात को नींद के लिए वो लेक्सोडेनिल आधी ले रही है और क्यूस्टेट 25 mg ले रही है। ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट हुए उनके? जी बिल्कुल हुए थे, वो बिल्कुल सही डिक्लेयर थे। ठीक है। कोई टेंशन परेशानी? जी वो है बिल्कुल है। एक्चुअली मेरे वालिद साहब की आज से 2 साल पहले डेथ हो गई थी, तो उनका भी उन्होंने काफी अभी तक वो ले रही हैं। सही है। और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, उनकी अभी घुटने का जो उनका रिप्लेसमेंट भी हुआ है। ठीक है सर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? उसमें ठीक है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इनको जो आप अभी कॉन्कर दे रहे हैं, ये डोज मैक्सिमम डोज है, ये डोज यही चलते रहने चाहिए। लेकिन एक दफ़ा साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन ज़रूर ले लें। कई दफ़ा होता है कि जब वो दवाइयाँ देते हैं जिससे इनकी एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन कम होगी तो उससे ऑटोमेटिकली इनका दिल की रफ्तार या जो नब्ज़ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो हम बाकी दवाइयाँ तो देते रहेंगे दिल की तरफ से, लेकिन फिर इस एज पे एक डर होता है कि अगर हमसे ज़्यादा दवाइयाँ दें तो उससे हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है और कई दफ़ा फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और पेस मेकर डलवाना पड़ता है। तो हम जब तक इन्हें एग्जामिन ना करें इससे ज़्यादा दवाई इनकी बढ़ा नहीं सकते। मोस्ट प्रॉब्ली इनका एंग्जाइटी और परेशानी की वजह से इनका हार्ट रेट ऊपर रहता है, तो एक दफ़ा साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन ज़रूर ले लें। बिल्कुल। ओल्ड एज में बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों की टेंशन ले रहे होते हैं। एक वो अपने जवानी के पीरियड को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फिर इसी तरह अपने साथी को भी। तो उससे देखा ये गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो साइकाइट्रिक अगर इवैल्यूएशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा सर, हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, हमने कहा कि उनमें जेनेटिक्स का रोल हो सकता है, आपने दवाई फिर इस्तेमाल करनी है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप हार्ट रेट के मुतालिक भी बता दें कि नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? देखिए 60 से बल्कि 50 से लेके 90 तक नॉर्मल है। ठीक है। 50 से नीचे स्लो हो तो थोड़े से आप अलर्ट हो। 50 से नीचे होता है उन लोगों का जो एथलीट्स होते हैं या रनर्स होते हैं या रेगुलर जो एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनका कंडीशन हार्ट होता है और उससे उनका हार्ट रेट कम होता है और वो नॉर्मल है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब अगर आपका 50 से कम हो और आपको दवाई भी कोई ना ले रहे हैं और बाकी, फिर एक दफ़ा डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखा देना चाहिए। और कई दफ़ा ये कोई हार्ट ब्लॉक हो रहा होता है उसकी वजह से हो जाता है, कई दफ़ा कोई और बीमारी जैसे हाइपोथायराइडिज्म उसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और कई दफ़ा आपका जो है कोई हार्ट डिजीज़ होती है जिस वजह से चल रहा होता है, वो फिर डिग आउट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग
बिल्कुल ठंडे रहते हैं और उनमें कोई परेशानी स्ट्रेस वगैरह नहीं लेते, उनके हार्ट रेट बहुत अच्छे स्टेबल रहते हैं। सही। और जिनको थोड़ी बहुत भी एंग्जाइटी या परेशानी होती है उनका हार्ट रेट 90 के करीब या 100 के करीब चला जाता है। सही। फिर उनकी दो चीज़ें होती है कि वो देखें पहले कोई हार्ट का वाला कोई इशू तो नहीं है, और दूसरा ये है फिर जो उनकी एंग्जाइटी है उसको अगर आप कंट्रोल करें तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। तो अगर आपका 50 से लेकर 90-100 तक रहता है तो फिर फिक्र करने वाली परेशानी की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। ठीक है। इसलिए इसी पे आपको जो है और कई दफ़ा होता ही है कि आपको दिल की धड़कन आपकी 60-70 होती है, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क हाँ रहा जी, है। महसूस वो भी हो रहा होता है। अगेन एंग्जाइटी होती है और उसका नफ्सियाती होता है, सिलसिला उसका दिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं सही। होता है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे जी। साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बोलिए, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मेरा ब्लड जाता है, एक ही खाना पर थोड़ा सो रहा टैबलेट खाती तो आपकी आवाज़ हमें दोबारा बिल्कुल कॉल समझ नहीं आ रही है, आप दोबारा से हमें कॉल कर लें, हम आपकी कॉल का वेट करेंगे। जी सर। जी, अच्छा, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं सर जिनमें हार्ट रेट ऊपर चला जाता है? जिस तरह कि आपने कहा कि एक तो ये एंग्जाइटी। कॉमन चीज़ें, एक तो एंग्जाइटी होगी, और स्पेशली ये एंग्जाइटी ख्वातीन में बहुत ज़्यादा होती है, मर्दों में भी होती है लेकिन ख्वातीन में बहुत ज़्यादातर हमारे पास जो ख्वातीन पेशेंट आती हैं वो हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, सांस फूल जाता है, वो एंग्जाइटी की वजह से होता है। और हमारे यहाँ वैसे भी हमारा सोशल सेटअप ऐसा है जहाँ पे एंग्जाइटी स्पेशली ख्वातीन में बहुत इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी जो कॉमन वजहें जो चाहिए आप, जिसमें लोगों को पता होना चाहिए कि ये वजह हो सकती है कि बुखार थोड़ा सा हो गया उससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको खून की कमी होगी, एनीमिया हुआ उससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में हार्ट रेट जो है नॉर्मली बढ़ जाता है सही। और वो नॉर्मल होता है। दूसरी जो हो सकती हैं वो उसमें थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है, हाइपरथायराइडिज्म है, उसमें जो है वो भी बहुत कॉमन बहुत है। कॉमन है। बिल्कुल। इसलिए जब आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो तो एक दफ़ा थायराइड के टेस्ट जो है वो करवाने ज़रूरी हैं। एनीमिया के लिए ब्लड सीपी जो है हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी का आपको पता ही होता है कि ये प्रेगनेंसी है तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो अगर हार्ट रेट ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लें और एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लें, और ताकि वो आपकी वो दोनों चीज़ें जो है दोनों को एक पेज पे हों। क्योंकि अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो बच्चे की जो ग्रोथ है उस पर फ़र्क पड़ सकता है और माँ पे फ़र्क पड़ सकता है। आगे जाके इमरजेंसी माँ के लिए हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया हो सकती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो ये चीज़ें अगर हम शुरू से ही पहले ट्राइमेस्टर से ही इसे कंट्रोल कर लें और डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, कार्डियोलॉजिस्ट भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा या हार्ट रेट ज़्यादा, अगर नहीं है तो फिर फाइन, सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ही काफ़ी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका हार्ट और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या टेंडेंसी आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम आपको ब्लड प्रेशर हो। हाँ। वो शुरू से ही आप जो है अगर चेक करवा लें और उससे मॉनिटर करते रहें, फॉलो अप करते रहें तो इंशाल्लाह आगे जाके मसला नहीं कोई होता। मसला नहीं होगा। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सिस्टर मेरा नाम अरशद अली है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब बताइएगा। जी मेरे ना स्टेंट डला हुआ है, 4 साल हो गए मुझे मेरे स्टेंट डले हुए को। ठीक है। तो 2 हफ्ते पहले मुझे ना दर्द हुआ है। 4 साल में कोई दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छे से मेरे दिन गुजर रहे थे। मैं काम भी मिस्त्री का करता हूँ, ये जो इमारतें बनाते हैं ये काम करता हूँ। ठीक है। तो 2 हफ्ते पहले मुझे दर्द हुआ है तो मैं बहुत परेशान था कि ये दर्द क्यों हुआ है। दवाइयाँ ठीक तो है। फैसलाबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल में गया, उधर भी स्टेंट डला था मेरा। तो अस्पताल गया तो उधर ईसीजी के दौरान मुझे ना इमरजेंसी में भेज दिया डॉक्टर साहब ने। तो वहाँ पर मुझे 1-2 इंजेक्शन लगे, 3-4 गोलियां भी दी मुझे खाने के लिए। ठीक है। और मेरा एक टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको दिल का कोई दर्द नहीं, बस आपको मसल का दर्द है, ये जो पट्टों का दर्द होता है ना ये ठीक है। है। तो एक इंजेक्शन लगा, ये जो ओमेगा होता है ना पेट का मैदे का इंजेक्शन, ये लगा। अच्छा, तो मुझे दवाई कोई टैबलेट नहीं बताई कि कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है। मेरा डॉक्टर साहब से यही इसलिए मैंने पूछा था कि मुझे टैबलेट बता दीजिए, ताकि अभी पीछे मुड़ता हूँ ना, पीछे देखता हूँ तो फिर भी दर्द होता है। तो खांसता हूँ तो या लंबी सांस खींचता हूँ इसलिए भी दर्द होता है। सही सही। उम्र कितनी? उम्र कितनी है आपकी?
मेरी उम्र है 38 साल 40 साल। ठीक है, और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप जो आपको? दवाइयाँ में बिल्कुल सुबह शाम ये जो बताई है ना वो ठीक है। मैं बिल्कुल बाकायदगी से इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं आप? जी नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको इवन मुड़ने पर भी दर्द आता है जब आप टर्न करते हैं? हाँ जी, पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, सही है। सिर भी दर्द होता है, ये पट्टों का बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं सही बहुत है। परेशान हूँ। कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी आपको काम करते वक्त? जी नहीं, कोई चोट नहीं मुझे लगी। ठीक है, कहीं गिरे वगैरह तो नहीं है? जी नहीं, गिरे भी नहीं। ठीक है, और आपने कहा कि तंबाकू नोशी नहीं करते आप, तो शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर भी नहीं है मुझे। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। आई थिंक इनके जो 4 साल इन्हें कुछ नहीं हुआ और स्टैंड डले और अभी पेन होना शुरू हो गया, तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है। ये बाकी जो बताते हैं कि पीछे मुड़ने से दर्द होता है, सांस लेता हूँ तो दर्द होता है, ये सारे पट्ठों के दर्द है, मस्कुलर दर्द है, ये हार्ट वाला पेन नहीं है। सही। इन्हें अपनी जो टेस्ट है जो बहुत ज़रूरी है इनके लिए, ब्लड टेस्ट तो सारे करवा लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, गुर्दे के टेस्ट हैं, लेकिन ईटीटी अपनी ज़रूर करवा लें। एक्सरसाइज टेस्ट जो है वो ये ज़रूर करवा लें। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। और वो डॉक्टर साहब जिन्होंने इनको स्टेंट डाले थे उनका भी एक मशवरा ज़रूर ले लें कि उन्हें पता होगा कि जो मैंने स्टेंट डाले थे वो नालियाँ तो खोल दी थी, कोई और नाली तो नहीं बंद थी। कई दफ़ा होता है कि मेन नालियों में स्टेंट डल के छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं उसमें डिजीज़ होती है, वो हम छोड़ देते हैं, उसमें स्टेंट डाल नहीं सकता, कई दफ़ा उसकी वजह से पेन हो जाता है। तो वो फिर अगर उस तरह की कोई चीज़ है तो फिर दोबारा एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईटीटी पे ज़रा इन्हें पता चलेगा कि क्या अब 4 साल के बाद दोबारा इनको एंजियोग्राफी करवाने की ज़रूरत है कि नहीं। यानी उस वक्त जो टेस्ट हुए उससे ये पता चल गया कि इनको दिल का दौरा नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि इनको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि मज़ीद इनकी जो ब्लड वेजल्स हैं उनको देखा जा सके कि वो उनकी सूरत हाल क्या है और बीमारी जो है वो इनकी कंट्रोल्ड है या नहीं है। अच्छा सर, हम हार्ट रेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आप उस मतलब कुछ बता रहे थे कि ये ज़्यादा हो जाती है, फिर हमने प्रेगनेंसी की बात की। तो सर अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो उसको किस तरह से कम करना चाहिए? देखिए उसमें से कुछ कई दफ़ा तो अगर एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी को ट्रीट करना पड़ेगा, कम हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे हार्ट कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं जो बड़ी थोड़ी डोज में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं और उसमें इंड्रोल का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि इंड्रोल उसकी मल्टीपल उसके जो है वो एक्शंस होते हैं। वो एंग्जाइटी को भी कंट्रोल करती है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, थायराइड का इशू उसमें भी वो सूटेबल है, वो मेडिसिन है, वो की जा सकती है। तो डॉक्टर के मशवरे के साथ ये दवाइयाँ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ लोगों का हार्ट रेट होता है जो वज़न ज़्यादा होने की वजह से होता है, और वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, यानी चलते ही नहीं है, उनका हार्ट रेट ज़्यादा, तो उनको मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि आप वॉक शुरू कर दें और आपकी वॉक से आपका हार्ट रेट कंट्रोल हो जाएगा। और हार्ट रेट जो हार्ट की कंडीशनिंग हो जाती है तो वो जो हार्ट रेट होता है वो, और एंग्जाइटी का लेवल भी काफ़ी वॉक करने से कम होता है, तो उससे उनका हार्ट रेट काफ़ी हद तक बेहतर होता है। तो जिन लोगों का हार्ट रेट ज़्यादा है और वज़न ज़्यादा है उन्हें रेगुलर वॉक करना शुरू कर दें, उससे होपफुली इंशाल्लाह जो यहाँ पर लास्ट कॉलर है हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फतेह मोहम्मद बोल रहा हूँ कराची से। जी बताइएगा फतेह साहब। डॉक्टर साहब से मालूम करना है कि 6 महीने से दवाई ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में 5 मिलीग्राम की दवाई लेता हूँ 100 वैक्स, और साथ 3 महीने से दिल की धड़कन की भी ले रहा हूँ कॉन्केयर 2.5 मिलियन। ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि इसमें मैं डर की वजह से अंडा नहीं इस्तेमाल करता और नमक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये मालूम करना था कि अंडा इस्तेमाल कर सकता हूँ और कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और नमक के बारे में पूछना था। ठीक है। तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं आप? जरा बता देना। जी तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं? नहीं, तंबाकू नोशी नहीं करते बिल्कुल। यानी आप बाकी सब एहतियात कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी आई थिंक अंडे, देखिए हम नॉर्मली पहले भी हमने अंडे से हम लोग बड़ा घबराते हैं। क्या अंडे में देखें हफ्ते में आप 3 अंडे जो हैं वो जर्दी समेत इस्तेमाल कर सकते हैं, और सफ़ेदी रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें से कोशिश ये करें कि इसमें से ज़्यादातर बॉयल्ड अंडा हो तो ज़्यादा बेहतर है, फ्राइड अंडा या ऑमलेट वाला कम से कम होना चाहिए, और नमक उस पर जो है वो ना डालें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो ज़्यादा बेहतर, उस पर काली मिर्च वगैरह डाल लें, वो कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। नमक बिल्कुल बंद करना, जैसे मैंने पहले कहा था, वो नहीं करना चाहिए। नमक इस्तेमाल करें तरकारी में, लेकिन थोड़ा इस्तेमाल करें। बाकी जो टेबल सॉल्ट है वो कम इस्तेमाल करें।
अंडे जो है वो आपका अलाउंस है कि आप 3 अंडे हफ्ते के खा सकते हैं जर्दी समेत, बाकी दिन जो है सफ़ेदी वाला जो है 1 की बजाय 2 सफ़ेदियाँ आप रोज़ाना खा सकते हैं। सही। और जब अंडा खा रहे हैं तो कोशिश करें कि फिर पराठा ना खाएं, उस दिन स्लाइस ले लें तो ज़रा बैलेंस आउट कर लें। आपकी यही बात है कि फिर वो चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जब पराठा खाते हैं और साथ अंडा खाते हैं तो उसमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है। नॉर्मली मैं जब जब पराठा खाता हूँ तो फिर मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाता। अच्छा, हाँ, अच्छा, फिर दोपहर को जो है वो फ्रूट वगैरह ले लिया और कोई सैलड वगैरह ले लिया, फिर शाम को जाके खाना खाता हूँ। फाइनल मैसेज दे दें आप यहाँ जी, पर। मैसेज यही है कि अपनी खुराक का ध्यान करें, वर्जिश ज़रूर रोज़ाना किसी न किसी बहाने से आधा घंटा घंटा ज़रूर चलें, खुराक में चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, सब्ज़ी दाल का ज़्यादा, खुश्क रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि चलते फिरते रहें और नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम आप इसे कर सकते हैं और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।